नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम विजन भारत में। आज हम मौजूद हैं कानपुर देहात के अकबरपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में और आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मेहमान हैं इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजा रामपाल साहब। उनसे जानेंगे कैसी चल रही है उनकी चुनावी तैयारी और किस विजन के साथ उतरे हैं वो इस बार चुनावी मैदान में। बहुत बहुत स्वागत है राजा साहब आपका हमारे इस खास कार्यक्रम विजन भारत में। धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले इसी सवाल से, क्या विजन है इस बार आपके चुनाव का और चुनावी तैयारियां कैसी चल रही हैं आपकी? मेरा अपनी जिंदगी का वसूल है जी कि किसी भी क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में नहीं, किसी भी क्षेत्र में, जी मीडिया के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, अगर आपको मुकाम हासिल करना है हम्म। तो कोई काम पार्ट टाइम, शार्ट टाइम, सीजनल नहीं है। बिल्कुल। मुकाम हासिल करने के लिए होल टाइम, होल लाइफ, होल हार्ट करो। हम्म। दुनिया की कोई ताकत वहां पहुंचने से आपको नहीं रोक सकता जितने प्रयास से कोई पहुंचा है। हम्म। इसलिए हमने राजनीति में आने के बाद तमाम दलों के नेताओं से मैंने पूछा जी कि मैं उस रास्ते की तलाश में हूँ, उस रहबर की तलाश में हूँ जिस रास्ते पे चल कर करोड़ों लोगों के लिए कुछ किया जा सके, कुछ जिया जा सके। जी किसी भी दल के नेता ने 89 90 के दशक में जी। किसी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं स्वयं अपने विवेक से हम्म। मानवर कांसीराम साहब से प्रेरित होकर हम्म। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन में मैं जुड़ा। जी। मुझे लगा जो मैं करना चाहता हूँ उसकी अपॉर्चुनिटी यहाँ बहुत है। डिप्रेस क्लास के लोग हैं, इनकी सेवा करने में मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य है कि आप जो पिछली पंक्ति का जो सबसे आखिरी व्यक्ति है उससे आप लगातार जुड़ते रहते हैं, चाहे वो चुनाव का समय हो या ना हो। एक कह सकते हैं कि सेवा का भाव आपके जीवन में हमेशा रहता है। वर्तमान में अगर आपके लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए, अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र की, तो चूंकि आप 2 बार सांसद भी यहाँ से रह चुके हैं, एक अच्छा जुड़ाव है आपका जनता के बीच में। क्या माहौल आपको दिखाई दे रहा है इस बार जब आप जा रहे हैं चुनावी मैदान में? जनता मैं का कैसे इस बार आपका कैसे मैं ताजमहल है? जी 2014 में भी लड़ रहा था। जी। उस समय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत में आकर स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने गुजरात मॉडल का नारा दिया। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 70 सालों में बड़ा भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार का पैसा विदेशों में जमा है, हमें इस गद्दी में बिठाओ, हम विदेश से 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे और लगभग सभी के खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे। लोग बात समझे। मैं 14 में भी चुनाव लड़ रहा था, लोगों को मेरे पर भरोसा था, लेकिन फिर भी लोग सोचे पाल साहब को तो 2 बार एमपी बना चुके, 1 बार एमएलए बना चुके, एक बार आदरणीय मोदी जी को देख लें ना, 15 लाख सही 5 लाख आ जाएंगे, 5 वोट है 25 लाख ऐसे आ जाएंगे। तो इस लालच में लोगों ने वोट दे दिया। उन्होंने नौजवानों को कहा कि नौजवानों तुम हमें गद्दी सौंपो, हम 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करेंगे। नौजवान इससे आकर्षित हो गया। किसानों से कहा हम तुम्हारी आय दोगुनी करेंगे। किसान ने सोचा शायद कोई आय दोगुनी करने वाला ऐसा आदमी तो आया, तो किसान भी प्रभावित हो गया। और आम पब्लिक से कहा कि सबके अच्छे दिन आएंगे। इस लालच में फंसकर लोगों ने 14 में और 19 में माहौल तो नहीं था, लेकिन पुलवामा काम के कारण हमारे ऊपर काम लग गया। तब भी अलाइव रिपोर्ट मेरे फेवर में थी 19 में कि राजा रामपाल कांग्रेस की सीट अगर कोई निकल रही है तो अकबरपुर निकल रही है। तो उस समय भी था, लेकिन इन 10 सालों में दुर्भाग्य है इस देश का कि सर्वोच्च सीट पर बैठने वाला आदमी अगर उसने 5 वायदे किए हों पब्लिक से और एक पूरा करने का काम न किया हो, तो हमें लगता है अब आदरणीय मोदी जी का झूठ जग जाहिर हो गया है। जो आप कह रहे हैं और जो मैं देख पा रहा हूँ जनता के बीच, चूंकि मैं जा रहा हूँ बात करने के लिए, 15 लाख के विषय में लोग चर्चा तो कर रहे हैं,
लेकिन ज्यादातर जो देखा जा रहा है वो जो उन्होंने राम मंदिर का एक मुद्दा उसको शस्त्र के रूप में भारतीय जनता पार्टी उपयोग कर रही है, धारा 370 को एक शस्त्र के रूप में पूरी मतलब जहां भी रैलियां कर रहे हैं मोदी जी हो या जो भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो इसको एक शस्त्र के रूप में उपयोग कर रहे हैं। और जनता भी कहीं ना कहीं, चूंकि अयोध्या का मंदिर भव्य बन चुका है तो वो भी एक बहुत बड़ा एक चुनावी मुद्दा बन चुका है। तो आपको लगता है कि अब लोग किस विषय पर ज्यादा हमें आकर्षित लगता होंगे? है राम आस्था का प्रश्न है, जी। कृष्ण आस्था का प्रश्न है, शिव आस्था का प्रश्न है। हम्म। इसमें पॉलिटिक्स को न लाभ लेना चाहिए और न लोगों को पॉलिटिक्स में इसका लाभ देना चाहिए। तो हमें लगता है मंदिर मुद्दा जैसा रहा नहीं। हम्म। जहां तक आप 370 की बात करते हैं, हमें लगता है उसका भी रिजल्ट, चूंकि कश्मीर में चुनाव हुआ नहीं था, अब अगर चुनाव होगा जी। तो वहां भी पता चल जाएगा 370 को कितने लोग लाइक करते हैं, उससे कितना आम आदमी को, पूरे देशवासियों को क्या फायदा हुआ है। अगर फायदा हुआ होगा तो वहाँ बढ़िया कीमती जमीनें अडानी अंबानी जैसे लोगों को दे दी गई होंगी, बिल्कुल। उनके वेयर हाउस बन गए होंगे, हम्म। उनके कोल्ड स्टोरेज बन गए होंगे, उन्हीं का फायदा हुआ होगा। आम आदमी का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। और हमें लगता है इन्होंने एक और, वो आपने अभी नहीं पूछा, मैं बता दे रहा हूँ। जी। इन्होंने 5 किलो फ्री के अनाज में 2 बार वोट ले चुके हैं, 19 में वोट ले चुके हैं, 22 में वोट ले चुके हैं। आम पब्लिक बड़ी भुलक्कड़ है, उसे ये नहीं मालूम ये फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस ने पास किया था। मैं 9 से 14 में एमपी था, यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, समाजवादी पार्टी साथ में थी। 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ। उस समय 5 किलो अनाज का दाम, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो अनाज का दाम रखा गया। चावल का दाम जो 12 और 13 रुपए थे, यही 12-13 रुपए वाला राशन कोरोना काल में आदरणीय जी मोदी जी ने माफ करके 12-13, ये नहीं कहा हम 12-13 रुपए माफ कर रहे हैं, मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज दे रहा हूँ। तो हम लोगों ने अपनी पार्लियामेंट में या जगह जगह पर ये कहने में, साबित करने में साबित हो गए हैं कि फूड सिक्योरिटी बिल न मोदी जी लाए हैं, ना कांग्रेस लाई थी, और ये कोई कृपा और भीख मोदी जी की नहीं है। फिर से वापस आपके क्षेत्र में, आपके संसदीय क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो आपका क्षेत्र 75% जैसा मुझे जानकारी है ग्रामीण क्षेत्र है और कई सारी जातियों का एक संगम कहा जा सकता है कि आपके क्षेत्र में है। वर्तमान में आपके ग्रामीण क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो किस तरह का विकास आपको दिखता है और क्या लगता है कि जब आप अगर जनता आपको चुनती है तो क्या कुछ ऐसे विकास या कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको आप सबसे पहले लागू करना चाहेंगे? हम लोगों ने इस पूरे प्रदेश की बिजली की समस्या को ध्यान में रखते हुए जी। उद्योगों की स्थापना है। यूपीए 2 में 9 से 14 के कार्यकाल में हमने पूरे प्रदेश को बिजली मिले, दूसरे प्रदेशों को बिजली मिले। इसके लिए न्यू बेली लिग्नाइट के कोलोबरेशन से 4000 मेगावाट का क्षमता वाला पावर प्लांट स्थापित कराने का काम किया था, जो 10 साल में विकास करने वाली सरकार ने और हमारे प्रतिनिधि ने आज तक उसको चलाने का प्रयास नहीं किया, जिससे बिजली से राहत मिल सकती, नए उद्योग लग सकते। हमने कानपुर से कबरई तक नेशनल हाईवे बनवाने का काम किया। हमने बिठूर, जो ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, पौराणिक स्थल है, वो 25-30 साल से रेलवे लाइन बंद पड़ी थी। हमने 9 से 14 के कार्यकाल में 16 करोड़ रुपए सैंक्शन करा के ब्रॉडगेज कराने का काम किया, ताकि वहाँ नई रेल बिठूर तक चल सके। हमने कोई ऐसा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नहीं रहा होगा जहाँ पर हमने हैंडपंप, सोलर लाइट देने का काम न किया हो। जहाँ कोई ऐसा विकलांग न बचा होगा जिसको ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर या छड़ी या कान की मशीन न देने का काम किया होगा। देखो, विकास तो शाश्वत किया है, लेकिन ये 10 साल में स्मार्ट सिटी बनाने वाले आदरणीय मोदी जी, विकासशील भारत की श्रेणी में ले जाने वाले आदरणीय मोदी जी ने, गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करने वालों ने, एक भी पूरी पार्लियामेंट में, कोई मेरी पार्लियामेंट नहीं, हमें तो लगता है प्रदेश के किसी भी पार्लियामेंट क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट इन 10 सालों में नहीं हुआ। केवल 10 सालों में अगर हुआ है, पब्लिक को मिला है, तो हिंदू मुस्लिम मिला है, मंदिर मस्जिद मिला है, बुलडोजर मिला है,
थाने में वसूली हुई बिल्कुल। है, बैठाए गए हैं, हम्म। त्रासदी मिली है, इसके अलावा कुछ मिला नहीं। बिल्कुल। तो तभी तो मैं कहता हूँ आम जनमानस उठा है। आपके इस जवाब से जुड़ा हुआ एक सवाल है और मैं चाहता हूं कि इसका जवाब थोड़ा राजनीतिक से ऊपर हटकर एक व्यक्तिगत तौर पे, जो एक आम नागरिक के तौर पर मुझे, मैं जानना चाहता हूं कि जनता को आप दें। वर्तमान का माहौल ये तो सत्य है कि नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई राजनीति आज आमजन को देखने को मिल रही है। क्या लगता है राजा राम पाल जी को व्यक्तिगत तौर पे कि ये नेगेटिविटी की जो राजनीति है, इसका आमजन पे और खास तौर से देश के युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका? हमें लगता है आज जो सबसे बड़ी समस्या है तो बेरोजगारी की समस्या है, जी। महंगाई की समस्या है। हम्म। आर्थिक दृष्टि से इस देश का एक एक आदमी 10 सालों में हम्म। करा उठा है, लिहाजा भय का वातावरण है। लोग वाग मोदी जी हैं तो मुमकिन है कि बात तो फैला रहे हैं। अब तो मोदी की गारंटी चल हाँ, रही है। मोदी गारंटी चल रही है, तो हमें लगता है इस बार गारंटी भी नहीं चलेगी। और मोदी जी हैं तो मुमकिन है ये भी नहीं चलेगा, बनूंगा तो समाजवादी आपके क्षेत्र से 2 बार बीजेपी के सांसद बोले, इस बार फिर तीसरी बार चुनावी मैदान में है और नंबर 2 पे लगातार देखा जा रहा है कि बीएसपी जो है नंबर 2 पे आती है। तो क्या लग रहा है, टक्कर किससे महसूस देखते हैं आप अपनी? बीएसपी नंबर 2 में थी कभी, जी, जब आप थे उसमें। नंबर 2 में थी। बीएसपी नंबर में 2 में ये कह सकते हो कि 19 में थी, जब सपा बसपा गठबंधन था तब थी। बीएसपी नंबर 2 में है नहीं। बीएसपी का आज पूरा मेरे संपर्क, मेरे संबंध, दबे कुचले के समाज के लोगों के लिए मैंने राजनीति शुरू की थी, उनसे संबंध संपर्क है। और ये चुनाव खासतौर पे आप जान लीजिए, ये चुनाव किसी दल का नहीं रहा है। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ इस देश के लोकतंत्र बचाने का है, संविधान बचाने का है। क्योंकि जितनी छेड़छाड़ इन 10 वर्षों में हुई है, उतनी छेड़छाड़ 60-65 सालों में नहीं हुई। आम जनमानस के मन में ये बैठ गया है कि अगर इस बार 400 पार हुआ तो उनके लल्लू सिंह एक प्रत्याशी है, उन्होंने कहा है हम संविधान बदल देंगे। तो दलित समाज को जो आप कह रहे हैं बीएसपी नंबर 2 में रही है, बहन जी अकेले लड़ करके न संविधान बचा सकते हैं, न लोकतंत्र बचा सकते हैं। इसलिए आम जनमानस ये मान चुका है, बीएसपी को वोटर मान चुका है कि अगर संविधान बचाने की कोई लड़ाई लड़ रहा है, कोई बचा सकता है तो इंडिया गठबंधन बचा सकता है। इसलिए दलित समाज का वोट, पिछड़ों का वोट, किसानों का वोट, नौजवानों का वोट जात दल धर्म से उठ करके इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा नजर आता है। बिल्कुल। और हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है और ये चुनाव इंडिया गठबंधन ही जीते। बिल्कुल। आखिरी सवाल है राणा पल आपसे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता से, अपने वोटर से, और आपको वोट क्यों दे जनता? क्या कुछ खास आप करने वाले हैं? मैं अपने मतदाताओं से, समर्थकों से, सहयोगियों से, उन तमाम सारे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव केवल राजा राम पाल को एमपी बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव भारत के संविधान बचाने का चुनाव है, भारत के लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य बचाने का चुनाव है। ये चुनाव किसानों को बचाने का चुनाव है। चूंकि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब के किसान 1.5 साल तक संघर्ष न करते, आज भी एमएसपी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अगर वो ना करते, 22 का चुनाव ना आया होता, तो 3 कृषि कानूनों के तहत पूरे देश की प्रॉपर्टी अडानी अंबानी के नाम हो जाती। चूंकि देश में कुछ बचा नहीं है। जो संसाधन एम्प्लॉयमेंट देने वाले थे, एयर इंडिया एयरपोर्ट अडानी के नाम, रेलवे प्लेटफार्म अडानी के नाम, बीएसएनएल पेट्रोलियम अडानी के नाम, एनटी सिमिले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अडानी अंबानी के नाम, 400 एकड़ का डिफेंस कॉरिडोर अडानी के नाम। और अगर 1.5 साल तक संघर्ष न करते तो पूरे देश की खेती भी अडानी अंबानी के नाम हो जाए। जो आधी से ज्यादा बैंकें प्राइवेट हो गई हैं, चैनल सारे अडानी अंबानी के हैं। ये मैनेजमेंट का चुनाव 10 साल से हो रहा था। अब जनमानस इसको समझ चुका है कि मीडिया बात, विपक्ष की बात मीडिया दिखा नहीं रहा है, मीडिया पर प्रश्न चिन्ह बन रहा है। मेरे मीडिया वालों से भी निवेदन है कि आम जनता का कहीं ऐसा न हो कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से विश्वास उठ जाए। इसलिए जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव को इंडिया गठबंधन के फेवर में ना सही,
लेकिन सच्चाई लोगों तक लाने का काम जरूर करें। और हमें पूरा भरोसा है कि जनता इस बात को समझ रही है, आम जनमानस की बात हो गई है। तो मेरी मतदाताओं से अपील है कि मेरे संबंध 25-30 साल से संपर्क संबंध बराबर बने हुए हैं। आप बड़े पैमाने पर 13 तारीख में धूप की परवाह किए बिना, लंबी लाइन की परवाह किए बिना हमारे पक्ष में मतदान करने का काम करेंगे, इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने का काम करेंगे। हम आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए, हम आपकी मुश्किल परेशानी के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, हम अपने शरीर के अंतिम सांस तक आपका कंधा से कंधा मिला के साथ देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय हमको इतने चुनावी प्रचार प्रसार के बीच से निकाला। तो आप थे अकबरपुर संसदीय लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी राजा रामपाल साहब, जो बता रहे थे क्या कुछ उनके संबंध है आम जनता से, खासतौर से अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र की जो आम जनता है। उन्होंने कई सारी बातों का बेबाकी से जवाब दिया, लेकिन फिलहाल ये तो वक्त बताएगा आने वाला कि किसकी जीत और किसकी हार होगी। लेकिन मतदाताओं से हमारी भी अपील यही है कि आप अपना मतदान करने जरूर जाएं, जागरूक बने और वोट उसी को दें जिससे आपको लगता हो कि ये हमारी चीजों को समझने का प्रयास करता है, एक नेता के रूप में नहीं, एक सेवादार के रूप में। और जाते जाते बस आपसे एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि उम्मीद ऐसी हो जो जीने को मजबूर करे, राह ऐसी हो जो चलने को मजबूर करे, और महक कम ना हो कभी भी देशभक्ति की। देशभक्ति ऐसी हो जो कुछ और करने को मजबूर करे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। विजन भारत, खोज यथार्थ की। जनमत न्यूज, हम आपके साथ। दिस प्रोग्राम क्रिएटेड बाय शिवोहम एंटरटेनमेंट एंड मीडिया क्रिएशन। प्रिंट मीडिया पार्टनर लोक जनसंदेश। डिजिटल मीडिया पार्टनर नेक्स्ट मंडे।